Good morning, everyone. Welcome to the class. So today we will discuss about important topics related to teaching. टीचिंग एप्टीट्यूड का सेशन आप सभी के साथ में मेरा चल रहा है। कल भी मैंने कुछ आपको टॉपिक्स कंप्लीट कराए थे, तो आज भी हम कुछ टॉपिक्स करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, जैसे कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन एज वेल एज आपके साथ में मुझे CBCS भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इवैल्यूएशन एंड CBCS। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एंड उसके साथ साथ हमारा MCQ भी चलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम एविडेंसेस को क्रिएट करते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, सो दैट स्टूडेंट्स कितना अचीव कर रहे हैं या स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे हम उसे मतलब इवैल्यूएट करते हैं, एसेस करते हैं। ठीक है, बोथ इन द कॉग्निटिव मीन्स कि अगर मैं बात करती हूँ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट नॉलेज, राइट, एंड नॉन कॉग्निटिव एरियाज, जैसे कि आपका लाइक और अदर क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, राइट। तो कॉग्निटिव बेसिस पे भी और नॉन कॉग्निटिव बेसिस पे भी हम लर्निंग को आइडेंटिफाई करते हैं और इवेलुएट करते हैं, और एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। जो भी सपोज करो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हमने, इंफॉर्मेशन को हमने गैदर किया कि वो जो स्टूडेंट है वो कैसा है पढ़ाई में, या फिर उसका कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव एरिया लर्निंग का कैसा है। तो वो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसके बाद उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस में लेकर आए और लास्ट में जाकर हमने एक जजमेंट पास किया। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग किया, राइट। लाइक अगर वो स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है या फिर उसके जो अचीवमेंट्स में थोड़ा सा कमी है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव एरिया लर्निंग में थोड़ा बहुत कमी है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और लास्ट में उसी पर्सन को हम जजमेंट भी देते हैं कि आपका इस फील्ड में आपका अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप लर्निंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इवैल्यूएशन के। अब अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे कि आपको पता है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जैसे दैट मीन्स ड्यूरिंग द लर्निंग, जो लर्निंग के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, राइट। अगर मैं बात करती हूँ ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपका क्विज लूँगी, ठीक है, लाइव क्विज अगर मैं आपका ले रही हूँ, तो दिस इज नोन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यूनिट टेस्ट भी आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में ही आता है। यूनिट टेस्ट आपका इसीलिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है बिकॉज यूनिट टेस्ट आपका ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को जज करता है, एज वेल एज वो आपका फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट नहीं होता है। फाइनल को हम समेटिव कहते हैं, फॉर्मेटिव वो होता है जो हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में इवैल्यूएट करते हैं, लर्निंग को डेवलप करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस को या प्रोग्रेस को डेवलप करने के लिए मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस फीडबैक मिलता रहता है टीचर से स्टूडेंट को, राइट। जैसे कि आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर जैसे आपको मैंने कुछ समझाया, देन उसके बाद मैं आपका इवैल्यूएशन करती हूँ, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जैसे कि अभी मैंने आपको एक टॉपिक कराया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, उसके बाद मैंने आपका उसी से क्विजेस ले लिया, तो दिस इज नोन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जो टॉपिक आज आपको कराया गया उसी से क्वेश्चन पुट अप किया गया। ठीक है, सो दैट आपको समझ आए कि जो आपकी लर्निंग है वो कितनी बेटर होती जा रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ समेटिव इवैल्यूएशन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या यूनिट टेस्ट आपका फॉर्मेटिव है, समेटिव है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है आपका यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट इज योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्यों होता है आप सभी को मैंने ये चीज बता दी। ठीक है, नेक्स्ट समेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल आपका फाइनल एग्जाम, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन जिससे आपका रिजल्ट शो होगा, मतलब बेसिकली वो रिजल्ट जो विजिबल है। ठीक है,
कहीं न कहीं उसका एक इम्पोर्टेंस है, वो होता है समेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि अगर फाइनल एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हो, तो आपको दूसरी क्लास में पास नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका जो रिज़ल्ट है समेटिव इवैल्यूएशन जो होता है वो रिलायबल होता है। इसी के बेसिस पे रिज़ल्ट बनाया जाता है और आगे प्रमोट किया जाता है क्लास में। तो वही चीज़ है, समेटिव इवैल्यूएशन हमेशा आपका एंड ऑफ द कोर्स में ही इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है? अब मैं अगर एग्ज़ाम्पल बोलती हूँ, कोई भी आपका एग्ज़ाम, जैसे कि आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी मैं अगर आपका टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है? क्विज़ेज़ ले रही हूँ, वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपका फॉर्मेटिव हो गया, क्योंकि जस्ट आपकी एक नॉलेज को आइडेंटिफ़ाई किया जा रहा है कि आपकी लर्निंग किस तरीके से चल रही है, ठीक है? लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है, वो आपका एग्ज़ाम है नेट सेट का, राइट? तो उसमें आपको बेस्ट परफ़ॉर्म करना है, सो दिस इज़ नोन एज़ समेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि वो फाइनल रिज़ल्ट आपका शो करेगा, ठीक है? अब अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्कॉलस्टिक असेसमेंट जो होता है, जैसे कि दोनों में ही, जिसमें कि हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं और समेटिव की बात करते हैं। अब कौन-कौन से टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिव में, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, रेटिंग, एनसीडोंटल रिकॉर्ड्स। एनसीडोंटल रिकॉर्ड्स वो होते हैं जैसे कि स्टूडेंट को नरेट किया जाए, फॉर एग्जांपल एक स्टोरी दे दी जाए, ठीक है? और उसी तरीके से वो स्टोरी नरेट किया जाए, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन हो गया, टेस्ट हो गया, पोर्टफोलियो एनालिसिस हो गया। दीज़ आर द टूल्स जो कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में यूज़ किया जाता है। और टेक्निक्स कौन-कौन सी होती हैं? एग्ज़ामिनेशन, असाइनमेंट्स हो गए, क्विज़ेज़ हो गया, प्रोजेक्ट्स, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशन, इलोकेशन, ठीक है? एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, दीज़ आर द टेक्निक्स। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आपसे टूल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाली स्लाइड इम्पोर्टेंट है, तो इस स्लाइड को आप लोग याद से पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है? सबमिटिव क्या होता है? सबमिटिव, जैसे कि मैंने आपको बोला, सबमिटिव आपका एंड ऑफ द टर्म में होता है, या एंड ऑफ द एग्जामिनेशन होता है, एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, राइट? सो उसमें आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक से ही समझ आता है कि सॉर्ट, सॉर्ट एनालिसिस सभी ने पढ़ा होगा। सॉर्ट इज स्ट्रेंथ, मतलब एस स्ट्रेंथ एंड डब्ल्यू इज वीकनेस, ठीक है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करते हैं? अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन होता है जिसमें कि टीचर आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ होता है, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं आपके वीकनेसेस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो वीकनेस होते हैं वो मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है। और स्ट्रेंथ जैसे सपोज करो कि आपका टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सो दीज आर द स्ट्रेंथ, है ना? और ये आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके वीकनेसेस हो गए। तो जब आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है, तो आपको वहाँ पे पता लगाया जाता है, बताया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है और आपकी वीकनेसेस कौन सी है, ठीक है? फिर आप उस पे वर्क करते हो, राइट? तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन वही होता है। नेक्स्ट इज नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन और क्राइटेरिया दो होते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम क्राइटेरिया पे चलते हैं, फिर नॉर्म पे चलेंगे। सो क्राइटेरिया रेफरेंस्ड में मतलब आपको क्राइटेरिया समझ आ रहा होगा। क्राइटेरिया क्या होता है? एक स्टैंडर्ड्स, ठीक है? क्राइटेरिया आर द स्टैंडर्ड्स जो कि एक तरीके से सेट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड्स को आप सेट करते हो ना, कि आपको इतना मार्क्स लेकर आना है। फॉर एग्जांपल, आपको बोला जाए कि आपको रिजल्ट में एटलीस्ट 50% लेकर आना है, ठीक है? तभी आप पास हो पाओगे। तो ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया। अब फॉर एग्जांपल, ए पर्सन है, उस पर्सन के जो परफॉर्मेंस, इसको इसी नंबर से या इसी परसेंटेज से इवैल्यूएट किया जाएगा कि क्या ए स्टूडेंट वो 50% लेकर आया है। यस, अगर लेकर आया तो वो पास हो जाएगा। बी को भी उसी से ही इवैल्यूएट किया जाएगा, सी को भी उसी से ही इवैल्यूएट किया जाएगा। मतलब ऑल ओवर द क्लास, या फिर सारे के सारे स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ही सेट की जाती है। जैसे मैंने एक क्राइटेरिया लगा लिया 50% का, ठीक है? वो डिपेंड करता है, ये एग्जाम्पल है। तो सभी के परफॉर्मेंस उसी क्राइटेरिया से आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इवैल्यूएट किया जा रहा है, और फिर उसके बाद एक फिक्स रिजल्ट बनाया जा रहा है, ठीक है?
तो वही चीज़ है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। अब मैं बात करती हूँ नॉर्म की। नॉर्म मतलब जब वन स्टूडेंट सेकंड स्टूडेंट के साथ में इवैल्यूएट हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं क्लास में, सपोज करो, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में आए हैं कोई, तो उसी के बेसिस पे जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको सेकंड से इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, कि वो जो फर्स्ट वाला है उसको मतलब फर्स्ट रैंक क्यों मिली, सेकंड से कंपेयर किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है, फिर सेकंड वाले को थर्ड से कंपेयर किया जाता है, फिर थर्ड वाले को ही फर्स्ट से कंपेयर किया जाता है। तो इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसके साथ करते हैं? स्टूडेंट को स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे कि परसेंटाइल, आप सभी को पता होगा परसेंटाइल आपका इसीलिए फॉर्म होती है। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल वो होता है, परसेंटाइल कैसे निकली जाती है? परसेंटाइल वो होता है जब हम ओवरऑल स्टूडेंट को इवैल्यूएट करते हैं कि सपोज करो 100 स्टूडेंट है, ठीक है, उस टेस्ट में 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 100 का जो इवैल्यूएशन होगा वो 1 टू 1 होगा, मतलब एक स्टूडेंट का दूसरे से होगा, दूसरे का तीसरे से, फिर तीसरे का चौथे से, फिर चौथे का फर्स्ट वाले से, इस तरीके से। तो तभी एक परसेंटाइल निकाली जाती है जब हम एक स्टूडेंट को दूसरे से इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, और कंपेयर करते हैं। तो वही हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ रिलेटिव, रिलेटिव मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। रिलेटिव परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट किया जाता है, मतलब एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस को, एक दूसरे के स्टूडेंट की परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूँ रिलेटिव ग्रेडिंग कहाँ पर आता है? रिलेटिव ग्रेडिंग आपका आ जाएगा, रिलेटिव ग्रेडिंग आपको कहाँ मिलती है? नॉर्म रेफरेंस में, क्योंकि आप एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे से इवैल्यूएट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन पॉइंट समझ आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, नॉर्म एंड क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे 110% क्वेश्चन आएगा और आता भी है। तो 110% ये आपके फिक्स्ड टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको करा रही हूँ, जिससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये कर लेना। चलिए अब हम थोड़ा सा एमसीक्यूज में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड एम्स फॉर द मास्टरी ऑफ द लर्निंग और द लर्निंग प्रोसेस? सो लर्निंग और लर्निंग प्रोसेस को कौन सा असेसमेंट मेथड इवेलुएट करता है? क्या वो डायग्नोस्टिक है, क्या फॉर्मेटिव, समेटिव और क्राइटेरियन? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो अब आपको आना चाहिए आंसर, यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, क्योंकि लर्निंग प्रोग्रेस की मास्टरी को फाइंड आउट किया जा रहा है, ठीक है। आपने कितना लर्न किया उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से ही रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स दी हैं आपको। स्टेटमेंट वन इज इट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर्स नॉट ओनली टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग एंड मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है सेकंड, इट डज नॉट हेल्प इन इनहांसिंग एंड इम्प्रूविंग और इम्प्रूविंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को देखो एक बार, क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, और ये आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स ओनली टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एंड मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द लर्निंग। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ फीडबैक नहीं प्रोवाइड करता, ये ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। लेकिन इसमें क्या बोला है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर ओनली। टीचर को ही फीडबैक नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है, वो स्टूडेंट तक भी जाना चाहिए ना, राइट, सो दैट उनकी लर्निंग इंप्रूव हो। तो भाई ये वाला ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इट डज नॉट हेल्प इन एनहांसिंग और इम्प्रूविंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सो क्या ये इन्हांस नहीं करती है लर्निंग एबिलिटीज लर्नर की? इन्हांस तो करेगी, लर्नर के लिए ही इवैल्यूएशन है ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो लर्निंग एबिलिटीज लर्नर की तो इवैल्यूएट करेगी, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया? दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन आपके फॉल्स हो गए, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो गई। तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन द मैथमेटिक्स एट द प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। अब अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्राइमरी स्टेज में, ठीक है, तो वो कैसे आप इवैल्यूएट कर पाओगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द common error in the mathematics, identification of the gaps in the mathematic learning and improving the pedagogy, grading and ranking the student and test procedural,
नॉलेज। आपके अकॉर्डिंग प्राइमरी स्टेज में एक बच्चा है, ठीक है, और वो मैथमेटिक्स में उसका हमें इवैल्यूएट करना है, असेसमेंट करना है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएगा ना, हम गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि उसका जो मैथमेटिक्स का जो लर्निंग है, मैथ्स का जो लर्निंग है, उसके गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब डायग्नोस किया जाए, ठीक है? उसका इश्यू डायग्नोस किया जाए एंड उसके बाद पेडागॉजी अप्रोच को डेवलप किया जाएगा। पेडागॉजी मतलब टीचर सेंट्रिक, ठीक है, टीचर बेस्ड, जहाँ पर टीचर ही उस स्टूडेंट को ट्राई करेगी कि वो अपना जो परफॉर्मेंस है उसको बेस्ट कर पाए और वो हेल्प करेंगे टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरी टुक हर class for the field trip, and after coming back she discussed the trip with her students. So this may be connotated at as assessment of the learning, assessment for learning, learning for assessment and learning of assessment. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, जल्दी से देखो एक बार। चेरी टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप, ठीक है, एंड देन आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स। तो अपने चेरी ने क्या किया, चेरी यहाँ पे फील्ड ट्रिप पे गई एंड देन उसके बाद उसने अपना पूरा जो भी ट्रिप है वो डिस्कस किया स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, हम वो असेसमेंट कर रहे हैं जो कि लर्निंग के लिए है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब हम चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सीबीसीएस। सीबीसीएस के फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आपका आया था 2009 में, 2009 के अप्रॉक्सीमेट ही आया था, राइट। एंड एक बार मैं चेक कर लेती हूँ वैसे। एंड जो सीबीसीएस है, वैसे बेसिकली सीबीसीएस क्यों लेकर आए, क्योंकि सीबीसीएस यूजीसी ही लेकर आए थे, राइट। सो दैट आप सभी का जो भी चॉइसेस हैं, है ना, चॉइसेस है वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, यही आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर पाओ, आप फाउंडेशन सब्जेक्ट को चूज कर पाओ, राइट। तो यहाँ पे फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। हाँ, ये आया था 2015 में सर, ठीक है। 2015 में ये आया था आपका सीबीसीएस, 2015 में आया था सीबीसीएस, किसके थ्रू, यूजीसी के ही थ्रू आया था। तो सीबीसीएस एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ, सो दैट सभी स्टूडेंट चूज कर पाए अपने सब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पर 3 टाइप्स के सब्जेक्ट्स कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज नॉट सब्जेक्ट्स, कोर्सेज होते हैं। सबसे पहला होता है कोर, नेक्स्ट इज ऑप्शनल एंड नेक्स्ट इज फाउंडेशनल, ठीक है। फाउंडेशनल में तो इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन तो आपको क्लियर करना ही होता है, फाउंडेशन मतलब एक बेस, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब जिसमें कि आप ऑप्शंस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हो जिसमें आपका अपना इंटरेस्ट हो, ठीक है, वो आपने अपने सब्जेक्ट चूज कर लिया। और लास्ट में अपने कोर, कोर मतलब मेन सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बिना आपका जो सब्जेक्ट या आपका जो कोर्स है वो नहीं हो पाएगा, मतलब कोर सब्जेक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फाउंडेशन, ऑप्शनल और कोर सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पर सीबीसीएस ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। फाउंडेशन को हम सॉफ्ट स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट का, वो उसी के बेसिस पे स्टूडेंट अपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, सो दैट इफेक्टिव लर्निंग हो पाए, इसीलिए सीबीसीएस आया, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग हो पाए, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म मिल पाए स्टूडेंट्स को, इसीलिए सीबीसीएस को इंट्रोड्यूस किया गया यूजीसी के द्वारा, ठीक है। इट इज टोटली अ स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं। तो दीज आर द लाइक इम्पॉर्टेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है एजर्शन रीजन में, तो ध्यान रखना सीबीसीएस आपका स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स ही होता है, ये स्टूडेंट के लिए ही बनाया गया है। स्टूडेंट कैन बी एट द बेसिक और द एडवांस लेवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेसिक, बेसिक मतलब फाउंडेशन, ठीक है, और एडवांस लेवल तक स्टूडेंट यहाँ पर पहुंच जाते हैं। कन्वेंशनल मार्किंग मिलती है, कन्वेंशनल मार्किंग दैट इज द सीबीसीएस यूजेस क्रेडिट्स इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल मार्किंग, मतलब अब कन्वेंशनल मार्किंग को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल होता है, पहले के ज़माने में क्या होता था,
कि जिस तरीके से जो भी स्टूडेंट ने किया उसको उसके हिसाब से मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे आपको मिलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर सीबीसीएस ने बोला कि हम क्रेडिट्स के द्वारा यहाँ पे जो भी आपके रिजल्ट होगा या मार्किंग होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। आप सभी ने ना क्रेडिट सुना होगा। क्रेडिट आप सभी ने अपना अपनी अपनी मास्टर्स या अपना अपना ग्रेजुएशन अभी किया होगा। तो क्या होता है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो जाता है, ठीक है। 2015 में ही सीबीसीएस में ही सेमेस्टर होता था। तो सेमेस्टर वाइज भी यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस किया गया 2015 में ही सीबीसीएस के द्वारा ही। क्योंकि पहले क्या होता था, आप देखते होंगे कि साल में एक ही एग्ज़ाम होता था, 1 ईयर में एक ही एग्ज़ाम होता था और कोई सेमेस्टर नहीं होता था, ठीक है? सपोज़ करो 3 साल का कोर्स है, तो उसमें आपका सेमेस्टर ना होके 1 एग्ज़ाम 1 साल में होता था, दैट मीन्स 3 एग्ज़ाम 3 साल में होते थे, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, जब से सीबीसीएस आया है, तो 1 साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें कि हम सेमेस्टर वाइज़ कहते हैं, ठीक है? तो सपोज़ करो 3 की बात करते हैं, तो 6 हो गए ना एग्ज़ाम। तो वही 6 सेमेस्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर क्रेडिट मिलना मतलब ये होता है कि सपोज़ करो आपके पास कुछ सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में, ठीक है? आपने ऑप्शनल में कुछ सब्जेक्ट, अब कोर और फाउंडेशन में तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शनल की बात हो रही है। तो क्या होता था कि ऑप्शनल में सपोज़ करो आपका जो एक सब्जेक्ट है, सपोज़ करो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है? एक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और दूसरा है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? अब आपने ये जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स में आप अच्छे थे, लेकिन क्या हुआ कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या फिर आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, इसमें आपके मार्क्स नहीं आ पाए, आप फेल हो गए, ठीक है? तो अब ये जो मार्क्स होगा ना, ये जो मार्क्स होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला, वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने बचपन में क्या 12th में आप सभी के पास एक्स्ट्रा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था ना, तो क्या होता था, ऑप्शनल सब्जेक्ट इसीलिए रखते थे कि अगर सपोज़ करो कि कोई भी स्टूडेंट किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, तो उसका जो वो मार्क्स है वो दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट हो जाता था। तो वही सेम है यहाँ पर भी आपका सीबीसीएस, लेकिन यहाँ पर यूजीसी के द्वारा हो रहा है और सेमेस्टर वाइज़ के बेसिस पे यहाँ पे क्रेडिट्स दिए जाते हैं। तो क्या होता था, उसका क्रेडिट दूसरे एग्ज़ाम में मिल जाता था। यहाँ पे तो पास कर दिया जाता था, यहाँ पे पास के साथ-साथ क्रेडिट मिल जाता था। राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लेटर ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स कैसे मिलते हैं, ग्रेड्स के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ग्रेड्स यहाँ पर आपको 10 तक मिलते हैं ग्रेडिंग पॉइंट्स, जैसे कि ओ स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग, ए प्लस एक्सीलेंट, ठीक है 9। तो इसी तरीके से 10 ग्रेड्स के बेसिस पे यहाँ पर ग्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको 5 ग्रेडिंग मिल जाता है, एबव एवरेज हो गए 6 हो गया, गुड हो गए 7, इस तरीके से आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स तक ग्रेडिंग मिलता था और मिलता है, सॉरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोर्सेज की, क्या क्या कोर्सेज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मैंने आपको बोला कोर सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर में होगा, कोर सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोर मतलब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, कोर कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। जो आप जिसमें आप कभी भी किसी भी तरीके का ऑप्शनल बेस नहीं ले सकते, ठीक है। वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, उसमें अगर आप फेल हो गए तो उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शनल में आप सब्जेक्ट में किसी में फेल हो गए तो उसमें आपको फिर क्रेडिट मिल जाता था, यही होता था। नेक्स्ट, अगर मैं इलेक्टिव की बात करती हूँ, इलेक्टिव कोर्सेज क्या होते हैं, जो कि हम चूज करते हैं अपने ही अकॉर्डिंग, ठीक है। इलेक्टिव यहाँ पर क्या हो जाता है आपका ऑप्शनल, इलेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑप्शनल। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप क्या करते हो, ऑप्शनल में आप चूज करते हो अपने सब्जेक्ट्स को, ठीक है। अपने सब्जेक्ट्स को आप अपने अकॉर्डिंगली चूज करते हो, सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन ऑफ द सब्जेक्ट, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसके बेसिस पे आपने उसको चूज किया। प्रोवाइडिंग एक्सपेंडेड स्कोप, आपको स्कोप मिल जाता है, ठीक है। एक्सपोजर मिलता है आपको डोमेन में, ठीक है। आप प्रोफिशिएंसी और स्किल्स में आप नर्चरिंग करते हो, दैट मीन्स डेवलप करते हो, राइट। अभी यहाँ पर इलेक्टिव दो तरीके के होते हैं। इलेक्टिव कोर्सेज में आप, एक तो होता है जेनेरिक इलेक्टिव, ठीक है। जेनेरिक इलेक्टिव वो होता है जहाँ पे आप प्रोफिशिएंसी, जो स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी है उसको इवैल्यूएट किया जाता है कि जो एक स्टूडेंट है वो कितना बेस्ट है, कितना अच्छा है अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। वो होता है जेनेरिक।
जो कि जनरल, जेनेरिक इज अ वर्ड रिलेटेड फ्रॉम जनरल और इट इज बेसिस ऑफ द जनरल सब जनरल वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकस किया जाता है जेनेरिक सब्जेक्ट को। और यहाँ पर नेक्स्ट है डिसिप्लिन सेंट्रिक। डिसिप्लिन मतलब अपने सब्जेक्ट को आप चूज करते हो, जो कि ओपन इलेक्टिव होता है, ठीक है, जिसको हम ओपन इलेक्टिव भी कहते हैं। तो एक तो होता है जेनेरिक इलेक्टिव, जो कि जनरल सब्जेक्ट होते हैं, एज वेल एज आपका डिसिप्लिन सेंट्रिक मतलब जो ओपन इलेक्टिव होते हैं, जिसको हम चूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट जो कोर्स बचा है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन के बिना कोई भी कोर्स आपका वैलिड होगा ही नहीं। तो फाउंडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में यहाँ पर कंपलसरी है और इलेक्टिव है। तो कंपलसरी फाउंडेशन क्या होता है? कंपलसरी फाउंडेशन मतलब वो कंटेंट जो आपके इन्हेंसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कंपलसरी है, उसमें आप कोई भी ऑप्शन नहीं ले सकते। लेकिन इलेक्टिव में आप ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये कंपलसरी तो मैंडेटरी हो गया, इलेक्टिव में आप अपने कोर्सेज के बेसिस पे आप मतलब चूज कर सकते हो। जैसे कि इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मॉरल साइंस सब्जेक्ट आ जाता है, वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट आ जाता है। वो इसीलिए सब्जेक्ट निकाला जाता है सो दैट आप जो भी एजुकेशन है उसको डेवलप कर पाओ हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन। तो एक तो होता है कंपलसरी और एक होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव कोर्सेज और कंपलसरी कोर्सेज, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ, ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं हम एमसीक्यूज में। इसका पहला एमसीक्यू है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज एन इंडेक्स ग्रेजुएट लेवल इंक्लूड। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कौन कौन से लेवल्स आप यहाँ पर पढ़ते हो। तो अब आपको पता है कोर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, इलेक्टिव आपने पढ़ा है। अच्छा आप बताओ कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आप लोगे? एक मिनट। हाँ, अभी आप यहाँ पे क्या लोगे? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, एनवायरनमेंट एजुकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेट। देखो इंग्लिश नहीं आएगा, एनवायरनमेंट नहीं आएगा। अब आपको किसी तीन को ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो आपको पता है ए और बी तो 110% आएगा। जहां पर ए और बी है उसके साथ में सी भी लगा लो। एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज मतलब हो गया कि आपकी एबिलिटी, दैट मीन्स फाउंडेशन कोर्सेज, इसको हम एक तरीके से फाउंडेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। सीबीसीएस की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर इजी है, वेरी इजी, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अलाउ स्टूडेंट टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या ये फॉलो करता है? इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होता है? इंटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में डिसिप्लिन हो। मतलब सपोज करो कि एक सब्जेक्ट ना होकर चार पांच सब्जेक्ट हो। इंट्रा मतलब सिर्फ एक सब्जेक्ट के डिसिप्लिन ये क्रिएट करता है। स्किल, स्किल बेस्ड हो गया ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड कैटलॉगिंग सर्विसेज। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसी के लिए ये आपका तीनों ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं करता है चॉइस बेस्ड, और कैटलॉग तो होता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन, सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें कि आप देख सकते हो, लेट मी शो यू द करेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो एडवांटेजेस ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन द हायर एजुकेशन। इट फोकसेस द स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। क्या ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन को फोकस करता है? ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को इवेलुएट करता है, चूज करने में हेल्प करता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करता है, मेक्स इट इजी टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट इन द टर्म्स ऑफ द मार्क्स। और क्या ये मार्क्स के लिए ही इवेलुएट करता है और ये हेल्प करता है मार्क्स अच्छे मिल जाए इसलिए हेल्प करता है, ठीक है। offers flexibility for the students to undertake the subjects of the different times at the different institution। तो यहाँ पर flexibility है या नहीं है? मतलब flexible हो आप अपने subjects को choose करने के लिए different different institutes में, ये चीज बोली गई है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए? अब आपको पता है कि यहाँ पे चार ऑप्शन है और पांच पॉइंट्स हैं, तो भाई एक तो एलिमिनेट होगा। अब वो कौन सा एलिमिनेट होगा वो सोचो। आपको पता है इसमें आप श्योर हो स्टूडेंट सेंट्रिक आएगा, मतलब ए ऑप्शन तो आपका 100% है। ए ऑप्शन वाले को आप पहले अपने साइड में रख लो। ए ऑप्शन ये आपका हो सकता है, ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन हो सकता है और आपका फोर ऑप्शन हो सकता है। अब टू तो एलिमिनेट हो गया। टू इसलिए एलिमिनेट हुआ क्योंकि
आपका स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन तो 110% आएगा। मैं बता रही हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है? सपोज करो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो तो। वैसे तो इज़िली पता चल रहा है कि किसको हमें एलिमिनेट करना है, बट अगर सपोज करो आप कंफ्यूज हो कि किसको हम एलिमिनेट करें या फिर क्या ऑप्शन हो सकता है, तो उस तरीके से आप फिर ये 3 ऑप्शन को रखोगे, ठीक है? तो मतलब 2 ऑप्शन तो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट को। इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा था अभी, ठीक है? तो चॉइस बेस्ड इंटर भी है और इंट्रा भी है। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन भी आपका आएगा। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन बी 4 वाले में नहीं है। तो 4 को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? जिसमें मैं श्योर थी। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा या तो 1 होगा या फिर आपका 3 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ये मीट करता है, तो यस ये भी आपका सही ऑप्शन है। सपोज करो आपको इसमें कोई डाउट है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कोई और ऑप्शन को देखो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट जो है मार्क्स को ये इवैल्यूएट नहीं करता है। ये कोई आपका इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका इवैल्यूएशन है, बट ये आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं डेवलप कर रहा है। लाइक आपका समेटिव नहीं है, समेटिव इवैल्यूएशन नहीं है, ठीक है? समेटिव में सिर्फ और सिर्फ मार्क्स आप के लिए मैटर करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस लेवल को तो ये इवैल्यूएट कर रहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स। तो ये तो वही गया, ठीक है? डी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। सो डी ऑप्शन जब नहीं आएगा तो ये कट हुआ। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, यही होगा। ई को भी एक बार चेक कर लो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी आ जाएगा, इसका आंसर सी करेक्ट है, ये वाला, ठीक है? तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन सभी के सभी क्लियर हो गए हैं। एक बार मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर देती हूँ सो दैट आपके लिए इजी हो जाए फिर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हमने किया कंप्लीट, और अभी जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो आपका बचा हुआ है कौन सा वाला, दैट इज दिस वन, आपका, हाँ, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन का बचा है, स्वयं स्वयं प्रभा वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और अगर कुछ एक दो कॉन्सेप्ट बचे हैं तो वो मैं आपको कल वाले सेशन में कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? तो जितना भी मैंने अभी तक आपको कंप्लीट कराया है उसको आप लोग कंप्लीट कर लो, अच्छे से समझ लो, और ये वाली स्लाइड से इसको अच्छे से क्लियर आउट कर लो, ठीक है? सो चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड एक और चीज़ है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे हमारा जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं, राइट? एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं आप सभी को एक चीज़ विजिबल कर देती हूँ। स्प्रेडशीट वगैरह आपने सब कर लिया था ना, ये वाले, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग इनको भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इनको अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए काम में आएंगे। ओके, तो चलो गाइस, फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन को, एंड मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। और आपका जो एक सेशन होगा ना वो भी कम्प्लीटली आप अच्छे से कर लेना, सो दैट आप सभी के लिए फिर हेल्प हो जाए, ठीक है? सो चलिए, थैंक यू ऑल।